हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब आज हम लोग ये स्टील का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोल्ट का शुरुआत कर दी थी, बोल्ट कनेक्शन की शुरुआत कर दी थी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट्स देख लिया था। आज हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने शेयर स्ट्रेंथ में देखा क्या था कि जो बोल्ट का फेलियर हो रहा है वो कहीं यहाँ से हो रहा है, शेयर की वजह से यहाँ से बोल्ट का फेलियर हो रहा है। आज क्या देखेंगे कि क्योंकि ये प्लेट खींच रही है, तो ये जो यहाँ वाली प्लेट होगी ये इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगाएगी। सिमिलरली यहाँ वाली प्लेट यहाँ पे फोर्स लगाएगी। तो ये किस टाइप का फोर्स होगा? बियरिंग फोर्स होगा। ये यहाँ का रॉड इसको बियर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट के बियरिंग लगाने की वजह से और बोल्ट इसको यहाँ झेल रहा है, उसकी वजह से अगर मैं टॉप से देखूँ, फॉर एग्जांपल टॉप से देखता हूँ मैं, टॉप से देखूँ, यहाँ एक बोल्ट होल रहा होगा जिसमें ये बोल्ट है। तो पहले फॉर एग्जांपल पहले ये बोल्ट नॉर्मल अपने पोजीशन में रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्लेट को खींचना शुरू किया गया, तो मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ फिगर। तो जैसे ही प्लेट को ये खींचना शुरू किया गया, ये जो बोल्ट रहा होगा ये यहाँ पे आके इससे सट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इधर की ओर खींचा जा रहा है, तो ये यहाँ पे आके इससे सट जाएगा और ये पूरा का पूरा स्ट्रेस इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे ये बोल्ट पूरा झेलेगा। तो जो कितना एरिया, कौन सा एरिया क्या कहते हैं बोल्ट का, इस चीज़ को झेल रहा है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा ये एक डायमेंशन हमको ये डी वाली मिल रही है बोल्ट की, जो पूरी की पूरी झेल रही है। और दूसरा ये यहाँ की है, इसकी हाइट, एक जो इसकी डायामीटर थी और एक हाइट। तो अगर मैं बोलूँ हाइट कितना है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है। तो इधर से अगर मैं देखूँ तो ये T1 हाइट मिल रही है और उधर अंदर की ओर इन द प्लेन ये D डिस्टेंस, ये उस स्ट्रेस को झेल रहा है, बियरिंग स्ट्रेस को झेल रहा है। तो हम यहाँ मानते ये हैं कि इस बियरिंग के कारण जो फेलियर होगा वो उसमें प्लेट का भी कुछ ना कुछ योगदान है, ठीक है, प्लेट का भी योगदान है। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको थोड़ा रटने जैसा है कि यहाँ पे कोड क्या कहता है। कोड बोलता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ होता है, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, बियरिंग स्ट्रेंथ से ही लिखता हूँ कि बियरिंग स्ट्रेंथ अगेन एक फोर्स होगी जो वो रेजिस्टिंग उसकी कैपेसिटी। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा समथिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अभी एरिया की बात छोड़ देते हैं, स्ट्रेस क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा, यहाँ कोड बोलता है, ले लीजिए 2.5 kV इंटू FUP, प्लेट का FUP डिवाइडेड बाय 1.25। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचें कि मैंने √3 क्यों नहीं लिया। पॉज करके सोचें, √3 नहीं लिया। मैंने √3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने जब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन LSM बात कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे मैंने बात कही थी कि √3 वहीं आएगा जहाँ शेयर है। एक्स्ट्रा सेफ्टी हम दे रहे हैं शेयर के लिए। तो यहाँ शेयर नहीं है, यहाँ बियरिंग में है, इधर कंप्रेशन इधर टेंशन, बियरिंग में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे FUP प्लेट की वजह से, प्लेट हम मान रहे हैं कि प्लेट टूट जाएगा हमारा, और प्लेट की वजह से FUP हम ले रहे हैं और 1.25, ठीक है। अब बात करते हैं, रुक जाइए, एरिया क्या लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि एक डायमेंशन तो D हो गया, दूसरा डायमेंशन T1। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कुछ D इंटू T1 होगा। लेकिन अब कोई कह सकता है सर D इंटू T2 भी तो हो सकता है। हाँ, D इंटू T2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये इधर वाले एरिया में भी तो लग रहा है, D इंटू T2 भी हो सकता है। तो मिनिमम ऑफ
डी इंटू T1 डी इंटू T2, क्योंकि जो कम होगा वही पहले फेल करेगा, तो उसी के लिए क्यों ना डिज़ाइन कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे एरिया जो ले लेते हैं वो हो जाता है मिनिमम ऑफ डी इंटू T1 और डी इंटू T2, या इसको लिख सकते हैं डी इंटू मिनिमम ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, ये एरिया आ गया। तो अब एरिया भी आ गया और परमिसिबल स्ट्रेंथ भी आ गया, तो बियरिंग स्ट्रेंथ हमारी मिल गई, बियरिंग स्ट्रेंथ मिल गई। सीधे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप लोग 1.5 या 1.25 पे करके वीडियो को देखें। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स 2.5 kb इंटू FUP अपॉन 1.25, ये परमिसिबल स्ट्रेंथ हो गया। अभी kb की वैल्यू हम लोग देखेंगे, इंटू FUP अपॉन 1.25 इंटू डी इंटू, सीधे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ T मिनिमम, सीधे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ दोनों में से जो T मिनिमम है, T मिनिमम। ठीक है, तो 2.5 kb इंटू डी इंटू T मिनिमम इंटू FUP अपॉन 1.25। kb की वैल्यू क्या होती है, तो कोड बोलता है kb इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेवरल थिंग्स, जिसमें है सबसे पहले E अपॉन 3 टाइम्स डी नॉट, P अपॉन 3 टाइम्स डी नॉट माइनस 0.25, FUB अपॉन FUP एंड लास्ट में 1। इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो kb की वैल्यू होगी। तो यहाँ से बियरिंग स्ट्रेंथ मिल गया। ठीक है, बट वेल्ड में भी सेम फार्मूला ही होता है, सेम एग्जैक्ट सेम होता है, बस अंतर क्या आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन लिख रहा हूँ कि बियरिंग स्ट्रेंथ, अब बट वेल्ड में देखिए यहाँ पे भी बियरिंग होगी, यहाँ पे भी बियरिंग होगी और यहाँ पे भी बियरिंग होगी। ठीक है, तो या तो हम इस वाले एरिया को लें एक बार में कि यहाँ होगी, या तो हम कवर प्लेट की वजह से लें तो ये और ये होगा। तो अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये T1 है और ये T2 और ये T3 है कवर प्लेट्स, तो बियरिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अगेन परमिसिबल स्ट्रेस सेम, परमिसिबल स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं, चेंज हल्का सा बस यहाँ पे जो है एरिया में ही है। तो परमिसिबल स्ट्रेस में जब कोई चेंज नहीं तो 2.5 kb इंटू FUP अपॉन 1.25। एरिया में चेंज क्या होगा, D तो होगा, तो चेंज क्या होगा D इंटू मिनिमम ऑफ क्या, या तो T1 लो मेन प्लेट, या अब T2 या T3 नहीं, T2 प्लस T3 लो। ये अंतर बस इतना है कि यहाँ जो एरिया होगा मिनिमम ऑफ D इंटू T1 या T2 प्लस T3 जो भी हो इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से हमको फार्मूला इसका मिल गया। फाइनल में फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बियरिंग स्ट्रेस FB लिख दे रहा हूँ इसको, 2.5 kb की वैल्यू सेम इंटू FUP अपॉन 1.25 इंटू D इंटू T मिनिमम अगेन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान दें, या तो T1 और T2 प्लस T3 मिनिमम, दोनों में से जो मिनिमम। ठीक है, विच एवर इज मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गया बात बट कनेक्शन की। तो हमने पढ़ लिया, बियरिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया और शेयरिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया। मैं एक बार फिर से शेयरिंग स्ट्रेंथ लिख दे रहा हूँ, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया, बियरिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया। उसका एक बेसिक फार्मूला क्या बन के निकला था, FUB
अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू एरिया की जगह पे या तो शैंक एरिया आ रहा था या तो नेट एरिया, तो NS इंटू ASH प्लस NN इंटू ए नेट, यही आ रहा था। तो दोनों चीज़ें हमने बोल्ट की पढ़ ली। तो अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेमैन एग्ज़ाम्पल है कि एक मटेरियल है जिस पे अगर मैं बोलूँ कि शीयर की वजह से वो 50 न्यूटन तक उसकी फोर्स पहुंच जा रही है तो वो टूट जाएगा। या मैं बोलूँ कि बियरिंग की वजह से अगर 30 न्यूटन तक उसमें फोर्स लग रही है तो वो टूट जाएगा। तो उसकी मिनिमम फोर्स कैपेबिलिटी कितनी हुई, या मैक्सिमम वो कितना झेल सकता है, तो शीयर में तो 50 झेल सकता है, लेकिन जैसे ही 30 को क्रॉस करेगा तो बियरिंग में वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए बात आती है अब यहाँ से अगला कि बोल्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो बोल्ट स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम ऑफ शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहलाता है। कि क्या बोल्ट स्ट्रेंथ क्या आती है, मिनिमम ऑफ शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दोनों में से जो छोटा होगा वो बोल्ट स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई। फॉर एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर कोई एक बोल्ट है जिसकी बियरिंग स्ट्रेंथ आई 20 किलो न्यूटन, FB लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ आई 20 किलो न्यूटन और शेयरिंग स्ट्रेंथ आई 30 किलो न्यूटन। तो मतलब ये 20 किलो न्यूटन तक झेल सकता है बियरिंग में, शेयरिंग में 30 झेल सकता है। तो हम उसको फोर्स कितना देंगे, तो अगर हम भाई मान लेते हैं 25 दे दिए तो इसमें तो सेफ है, शेयर में फेल नहीं करेगा, लेकिन वो फेल कर जाएगा किस में, बियर में। तो हम उसको कितना देंगे, मैक्सिमम हम उसको 20 किलो न्यूटन तक ही दे सकते हैं, सिंगल बोल्ट की बात। तो अब यहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं बीटेक वगैरह कर रहे हैं या जो लोग ESC के उस तरह मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें नंबर ऑफ़ बोल्ट्स पूछ देता है कभी कभी कि नंबर ऑफ़ बोल्ट्स बताइए हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल देगा, प्रॉपर्टी वगैरह दे देगा, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए बोल दिया कि ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, M10 है, मतलब आपको डायमीटर मिल गया और सब कुछ बता देगा, सब कुछ E इतना है, E की वैल्यू दे देगा, D0 आप यहाँ से निकाल ही लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि 100 किलो न्यूटन का लोड है तो कितने बोल्ट्स दें, नंबर ऑफ़ बोल्ट्स बताइए, नंबर ऑफ़ बोल्ट्स। मैं होगा तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन सीरीज़ करा दूंगा, नंबर ऑफ़ बोल्ट्स बताइए। तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे शीयर स्ट्रेंथ निकालना होगा। अगर लैप जॉइंट है तो लैप जॉइंट के हिसाब से, बट जॉइंट है तो बट जॉइंट के हिसाब से। तो वो अगेन FUB अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू NS इंटू ASH प्लस NN इंटू A नेट, इसके हिसाब से हमको शेयर स्ट्रेंथ निकालना है। बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, बियरिंग स्ट्रेंथ वो का उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया, 2.5 KB इंटू D इंटू T मिनिमम इंटू FUP अपॉन 1.25। इन दोनों में से जो कम होगा मिनिमम ऑफ दीज वो बोल्ट स्ट्रेंथ हो जाएगा, मतलब वो बोल्ट की स्ट्रेंथ है, बोल्ट की ताकत स्ट्रेंथ हो जाएगा, बोल्ट स्ट्रेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 आया, ये 25 आया, तो बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी हो गई हमारी, मिनिमम 20 किलो न्यूटन। हमको झेलना कितना है, एक बोल्ट 20 किलो न्यूटन झेल सकता है, हमको झेलना है 100 किलो न्यूटन। तो नंबर ऑफ़ बोल्ट कितना हो जाएगा, बेसिक सा नंबर ऑफ़ बोल्ट, एक बोल्ट 20 झेल रहा है तो 100 को झेलने के लिए 100/20 5 बोल्ट लगाओ, आंसर आ गया। तो ऐसे नंबर ऑफ़ बोल्ट्स के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हो गया। अब बात आता है कभी कभी कि बोल्ट कनेक्शन का स्ट्रेंथ बताइए, पूरा कनेक्शन का। ठीक है,
डिटेलिंग में हम लोग प्लेट के बारे में, टेंशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के बारे में हम लोग टेंशन मेंबर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जब बात आती है कि बोल्ट कनेक्शन, ये तो बोल्ट की बात हो गई, लेकिन बोल्ट के जो बोल्ट जॉइंट है या बोल्टेड जॉइंट या बोल्टेड कनेक्शन है उसका स्ट्रेंथ बताइए। तो जॉइंट दो वजह से फेल हो सकता है, या तो आपका बोल्ट फेल कर जाए, या तो उसके सराउंडिंग जो प्लेट है ये फेल कर जाए, जहाँ वो प्लेट, जिस प्लेट में लगा है वो प्लेट फेल कर जाए। तो बोल्ट तो दो चीज़ों में हम लोगों ने बात कर ली कि शियर और बियर में फेल हो रही है। प्लेट जो है वो किस में फेल हो रही है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, क्योंकि प्लेट खिंचाएगी, प्लेट के खिंचाने से टेंसाइल फेलियर हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट की वजह से जो भी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम खींच दिए तो फेल हो सकता है। तो टेंसाइल फेलियर दो तरीके के। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। बोल्ट ख़त्म है, फिर दो तरह के, ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे टेंशन मेंबर में। यहाँ के लिए बस इतना जानिए अभी आप। ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे देखिए ये जो प्लेट है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, यहाँ बोल्ट होल्स हैं, ठीक है, ये इसको खींचा जा रहा है पी। तो जब फोर्स ट्रांसमिशन मैंने कर रहा था तो मैं दिखा रहा था कि देखो फोर्स गया, यहाँ पे आके बोल्ट पे लगा। तो फोर्स पहले इस एरिया में तो है ना, इस एरिया में। अगर हम फॉर एग्जांपल मान लें ये जो एरिया है यही कमज़ोर है हमारी, यही कमज़ोर है, ये जो एरिया है यही कमज़ोर है, तो पहले यही फेल कर जाएगी, बोल्ट तक तो पहुँचेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को, कि अगर ये जो एरिया है यही कमज़ोर है तो यही फेल कर जाएगी, बोल्ट तक तो बात पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग प्लेट को एज इट इज़ लेते हैं और उसके इस एरिया को ही हम लोग, मतलब ये जो अगर विथ बी है और इसका जो थिकनेस होगा टी थिकनेस, फॉर एग्जांपल हम ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ ये टी थिकनेस, यही पोर्शन फेल कर गया, तो मतलब हमारा जो यहीं पे फेलियर हो गया, ग्रॉस फेलियर हो गया, प्लेट ही फेल कर गई पूरी की पूरी, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो जब यहाँ पे जब फेलियर हो जाता है ना, लेकिन अभी हम लोग इसको तोड़ के नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ प्लेट को तोड़े नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे बोला कि तोड़े नहीं है, तो आपको हमने बताया था कि ग्रॉस फेलियर, टी फॉर टेंशन फेलियर एंड जी फॉर ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ या ग्रॉस टेंसाइल फेलियर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे एफ वाई। क्यों एफ वाई ले रहे हैं, कि हम लोग यहाँ तोड़ के नहीं देख रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ से होगा, तोड़ के नहीं देख रहे हैं। तो एफ वाई लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 इंटू एरिया, एरिया कितना होगा, ये बी और ये टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू टी, तो ये हो गया ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगली बात आती है कि नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो भाई ग्रॉस हो गया, अगली बात करते हैं नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए इसको डिटेल में हम लोग वहाँ देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी बस इतना यहाँ जानिए कि यहाँ तक मान लेते हैं ये वाला पोर्शन मजबूत था, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल सेक्शन पे पूछा है। तो कभी कभी जैसे ये बोल्ट भी हैं, या मान लो पीछे ज़्यादा बोल्ट हो गए, ऐसे करके, ऐसे भी होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, तो क्रिटिकल सेक्शन वो है जो सबसे पहले लोड को झेल रहा है और जो सबसे ज़्यादा लोड को झेल रहा है। क्योंकि ऐसे समझो कि ये तुम्हारे सिपाही इतने खड़े हैं, यहाँ से एनिमी आएगी तो सबसे आगे वाले सिपाही तो सबसे ज़्यादा झेलेंगे ना, तो ये सबसे आगे वाले बोल्ट सबसे ज़्यादा लोड झेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो अब हम बात करेंगे नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में सिंपल सी बात है, यहाँ बोल्ट की बात नहीं हो रही है, बोल्ट प्लेट की बात हो रही है। तो प्लेट में अब यहाँ पे 2 होल हो चुके हैं, यहाँ पे प्लेट में 2 होल हो चुके हैं। तो होल होने के कारण वहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घट चुका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट चुका है। तो वहाँ पे जो एरिया होगा, पहले तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए नेट होगा, ग्रॉस एरिया नहीं होगा, इसको ग्रॉस एरिया बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस एरिया ए नेट होगा। और
परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे तोड़ दिया है, एक तरह से छेद कर दिया है, होल बना दिया है। तो अब यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी FUP डिवाइडेड बाई, जब अल्टीमेट लेते हैं तो 1.25, और एडिशनल एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रखते हुए हम लोग एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9। ठीक है, तो ए नेट निकालने के लिए क्या बात है भाई, तो ए नेट ये तो पहले अभी आ गया हमारा बेसिकली TN की वैल्यू की ए नेट इंटू FUP अपॉन 1.25 और इंटू 0.9 एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ए नेट होता कितना है, ए नेट निकालने का तरीका है कि पूरा का पूरा बी विथ था, 2 होल हो गए, नंबर ऑफ होल्स इंटू उनके डायामीटर, डाया ऑफ होल्स इंटू टी। सिंपल समझो, ये पूरा का पूरा बी था, 2 होल हो गए, डी नॉट, तो उसको माइनस कर दो बस। तो यहाँ पे 2 की जगह हम n लिख देंगे, नंबर ऑफ होल्स इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा TN हो जाएगा FUP अपॉन 1.25 इंटू 0.9 इंटू B माइनस ND नॉट इंटू टी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अगर डिफरेंट थिकनेस के 2 प्लेट हैं तो T मिनिमम। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ से निकल आएगी। और इन चारों में जो सबसे कम होगी वो कहलाएगी बोल्टेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ, क्योंकि कनेक्शन में आपका प्लेट और बोल्ट दोनों का एफर्ट होता है, इसलिए बोल्टेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ कहलाएगी वो। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बोल्ट कनेक्शन जब बात करूँगा मैं, तो बोल्ट कनेक्शन में हमारा बोल्ट स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की बात करूँगा। प्लेट की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करूँगा। लेकिन जब मैं बात करूँगा बोल्टेड कनेक्शन की, तो बोल्टेड कनेक्शन में जो शियर है, बियरिंग है, टेंसाइल है, इन चारों को लेंगे और जो मिनिमम होगा वो हमारा कनेक्शन का स्ट्रेंथ होगा। इन चारों का जो मिनिमम होगा वो हमारा कनेक्शन का स्ट्रेंथ होगा। अब यहीं से आता है एक क्वेश्चन, कभी कभी बनता है, ये अगेन जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्या, 2 मिनट इसको मिनिमाइज़ करें ताकि पेज मिल सके मुझे। हाँ, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अगर बोल्ट ना लगा होता तो हमारा जो भी स्ट्रेंथ होता वो ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट होता, क्योंकि हमारा प्लेट एज इट इज़ रहता। लेकिन बोल्ट लगने की वजह से उसकी कुछ स्ट्रेंथ बन रही है कनेक्शन की, तो जो स्ट्रेंथ आ रही है एग्जैक्ट स्ट्रेंथ, तो अगर हम इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4, इन चारों का मिनिमम हमारी स्ट्रेंथ है, मिनिमम ऑफ 1 2 3 एंड 4, मतलब मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन चारों का मिनिमम डिवाइडेड बाय ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन है। परसेंटेज में रखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन है। ये क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी बातें जो क्वेश्चंस में हो सकता है पूछ दे ना। ठीक है, जैसे पहला, कुछ अजम्पशंस, ये हमें पहले पढ़ने चाहिए थे लेकिन चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अजम्पशंस कि बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग जो डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, बिटवीन बोल्ट होल्स, उसको हम लोग मानते हैं कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बोल्ट होल्स था, तो इनके बीच में जो स्ट्रेस आ रहा होगा
वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर यहाँ P स्ट्रेस है तो वहाँ भी P स्ट्रेस है, ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस लेते हैं। शेयर स्ट्रेस की बात करें तो हम लोग जानते हैं C/IB का फॉर्मूला एक होता है शेयर स्ट्रेस का, उसकी वजह से एक पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर स्ट्रेस का, ठीक है। तो वो अगर असली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें नेचुरली तो यही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को भी मानते हैं कि बोल्ट्स के बीच में, बोल्ट्स के क्रॉस सेक्शन में, जो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन था ऐसे, वहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। दूसरा अजम्पशन ये लेते हैं, ठीक है। तीसरा अजम्पशन आता है कि अगर ग्रिप लेंथ 5D से कम है, ठीक है, ग्रिप लेंथ अगर हमारा 5D से कम है तो हमारा ये बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा। अब ग्रिप लेंथ होती क्या है, एक रफ फिगर बना के मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारी ग्रिप लेंथ है, तो ये ग्रिप लेंथ 5D से कम नहीं होनी चाहिए, अरे सॉरी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रिप लेंथ 5D से कम होनी चाहिए या बराबर। एंड लास्ट, अगर 5D से कम होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा। लास्ट की बात ये है कि हमारा जो सारे बोल्ट्स इक्वली लोड शेयर करें, इसके पीछे क्या क्लॉज है। मान लो एक लाइन से हम बोल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे बोल्ट्स इक्वली लोड शेयर करें, उसका क्लॉज ये है कि लेंथ ऑफ कनेक्शन जो है बोल्ट का LC जो है ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15D, या तो मैं ये बोलूँ या बोलूँ लेस देन इक्वल टू 15D होना चाहिए। और ये कंडीशन जो है तब तब लगती है जब नो मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर, कोई मूवमेंट ना हो स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं कुछ फेलियर ऑफ द बोल्ट कनेक्शन। शेयर फेलियर हमने देख ही लिया कैसे हो रहा था। बियरिंग फेलियर भी हमने देख लिया, ठीक है। अधिकतर मतलब जो कंडीशंस कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है कि शेयर फेलियर कब होगा, तो अप्लाइड लोड अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से ज़्यादा हो। बियरिंग फेलियर अप्लाइड लोड अगर बियरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो। टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर एक तरह से टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट। तो एक कंडीशन तो ये है कि अप्लाइड लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट से ज़्यादा हो, लोड जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट होल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कम हो जाए। स्पेसिंग जो है क्या कहते हैं 2.5D से भी कम हो जाए, 2.5D से भी कम हो जाए स्पेसिंग, तब क्या कहते हैं ये फेल हो जाएगा, ठीक है। या मेंबर तक ढंग से फोर्स पहुंच ना पाए, फोर्स ढंग से मेंबर तक पहुंच ना पाए, तो ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग फेलियर की बात करें तो वही हम स्पायरल बैंडिंग वाला केस कि मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एंड एज एंड इंड डिस्टेंस, एज एंड इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करो, ठीक है। भाई कितना था 1.5D नॉट किसके लिए, मशीन के लिए, 1.7D नॉट हैंड फ्रेम कट के लिए, तो ये प्रोवाइड करो, ठीक है, तब स्प्लिटिंग फेलियर नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो इसको चेक करो, नहीं प्रोवाइड है। शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट भी होता है। वो कब होता है, जब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ज़्यादा हो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स से, तब प्लेट में कुछ शेयर फेलियर होता है, तो उसमें कुछ होता है कि ये इतना पोर्शन चीर के निकल जाएगा, ठीक है, शेयर फेलियर। कब, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यहाँ P लिख दे रहे हैं, ज़्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स से। बियरिंग प्लेट की बात करें, थिकनेस ऑफ प्लेट अगर हाई रखेंगे तो बियरिंग फेलियर नहीं होगा, अगर थिकनेस कम है तो बियरिंग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई फेलियर्स के बारे में। अब एक चीज़ आता है प्राइंग फोर्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन इससे, ठीक है। प्राइंग फोर्सेस क्या है, जैसे देखो ये P लग रहा है, ये जो मैंने लाइन खींची है ये बोल्ट मान लो, ये बोल्ट्स हैं, ठीक है। तो इनकी सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो मान लेते हैं यहाँ P/2 फोर्स आया
ये P/2 फोर्स आया, लेकिन मानते हैं कि ये इसको खींचने की वजह से कुछ ऐसा ये डिफॉर्म हो गया, कुछ ऐसा डिफॉर्म हो गया। तो P/2 तो झेल ही रहा था, तो ये डिफॉर्म होने की वजह से ये वाला पोर्शन इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेशन दे रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन देगा, ठीक है। तो रिएक्शन के तौर पे व्हेन देयर इज अ एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, तो ये इसको भी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लोड देगा, मान लेते हैं इधर की तरफ लोड देगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यू लोड मान लेते हैं, क्यू कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी लोड देगा। तो अब अगेन यहाँ बोल्ट खिंचाएगी, एक टेंशन डेवलप करेगा, यहाँ पे बोल्ट खिंचाएगी, उस टेंशन को मान लेते हैं वो क्यू है। तो ये जो एडिशनल टेंशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइंग फोर्सेस, ठीक है। ये एडिशनल टेंसाइल फोर्स जो डेवलप हो रहा है बोल्ट में दैट इज कॉल्ड प्राइंग फोर्स। ये किस वजह से होता है? फ्लेक्सिबल बोल्ट कंडीशन की वजह से, फ्लेक्सिबल बोल्ट कंडीशन की वजह से, फ्लेक्सिबल बोल्ट कनेक्शन की वजह से ये होता है, प्राइंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल टेंसाइल फोर्सेस। तो इसको रिमूव करने का भी तरीका है क्या, कि नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ा दो टू अवॉइड। अधिकतर यही पूछता है कि अवॉइड करने के लिए क्या है, कि नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ बोल्ट्स इंक्रीज बढ़ा दें, हाँ, या थिकनेस इंक्रीज कर दें, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट इंक्रीज कर दें, इसको इंक्रीज कर दें, तो प्राइंग फोर्सेस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिवेटेड कनेक्शन, 31 मिनट का तो हो गया है वीडियो, चलिए रिवेटेड ख़त्म ही कर देते हैं, रिवेटेड में कुछ खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक तरह का बोल्ट होता है, नॉर्मल बोल्ट तो हम लोग देख ही लिए, एक होता है HSFG बोल्ट, HSFG, इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। नाम से क्लियर है, इसका स्ट्रेंथ अधिक होगा। इसको लगाने के लिए ना वॉशर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लगता है, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, तो इसको लगाने के लिए पहले एक वॉशर प्लेट यहाँ लगाएंगे, यहाँ और यहाँ, फिर उसमें ये बोल्ट जाएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ट होती है, ठीक है, ये एक ऐसे बोल्ट जाएगी, ठीक है, तब जाके ये क्या कहते हैं लगता है, ठीक है। और इसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो फ्रिक्शन मैकेनिज़्म की वजह से होता है, ठीक है, टेंशन के साथ फ्रिक्शन मैकेनिज़्म के साथ होता है। इसमें जो रेंज होती है M16 टू M36 होती है रेंज, पूछ सकता है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये, और इसमें स्लिपिंग नहीं होती है, जैसे बोल्ट कसने में स्लिप कर सकते हैं बोल्ट, इसमें नो स्लिप कंडीशन होती है, नो स्लिप कंडीशन। तो ये सब बातें होती है। बियरिंग बोल्ट्स में हमारे स्लिप हो सकता है, बियरिंग बोल्ट्स में स्लिप कंडीशन आ सकती है। तो ये हो गया बोल्ट के बारे में। अब आते हैं रिवेटेड के बारे में। देखिए रिवेटेड में सारे फेलियर्स वैसे ही हैं, लगभग वैसे ही हैं, शेयरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर सब वैसे ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो क्लॉज है वो चेंज यहाँ पे इसका है कि डायमीटर ऑफ रिवेट होल। रिवेट देखिए, रिवेट जब लगाते हैं ना तो वो पूरा का पूरा होल को कवर कर लेता है, पूरे होल को, देखिए ये पूरा का पूरा होल को भर देगा। तो डायमीटर ऑफ रिवेट जो होता है वो पहले तो कम होता है, लेकिन जब होल बड़ा रखते हैं थोड़ा सा और वो होल को भर देता है। तो अगर डायमीटर ऑफ, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट 25 mm से कम या 25 mm है तो डी नॉट जो होगा D + 1.5 होगा। और डी, इफ़ ये BPSC यही में क्वेश्चन आया था इस बार, मुझे याद आ गया, हाँ BPSC यही में जो दे के आया हूँ उसमें क्वेश्चन आया था कि D अगर ग्रेटर देन 25 है तो D0 + 2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा ना। अगेन इसमें सेम शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का सेम तरीका है, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने का सेम तरीका है, ठीक है, सेम तरीका है। बस अंतर क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं हल्का सा यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ कि LSM में तो सेम तरीका है, वैसे ही निकालेंगे जो पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल WSM आ जाता है, और एक मैं यहाँ पे छोटा सा दे रहा हूँ
कि फॉर एग्जांपल ये लैप जॉइंट है और रिवेट की मदद से जोड़ा गया है, तो रिवेट जोड़ा गया है तो पूरा का पूरा भरा रहेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा रिवेट की मदद से जोड़ा गया है। तो एक यहाँ पे फेलियर प्लेन है, तो शेयर स्ट्रेंथ एफ एस इक्वल टू कितना होगा, WSM में जो स्ट्रेस आता है वो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस आता है, और इनटू एरिया कितना होगा, अब पूरा का पूरा भर दे रहा है तो π/4 d0 स्क्वायर। ठीक है, अगर यही बट होता तो ये 2 था, ऐसे कवर प्लेट लगा रहता है, ऐसे कवर प्लेट लगा रहता है, तो ये दो प्लेन मिलते हैं, तो एफएस में सिग्मा SP परमिसिबल स्ट्रेस तो वही रहेगा π/4 इंटू d0 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 प्लेन मिल रहे थे, 1 2। ठीक है, बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ का। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट सेम वही फार्मूला है, बस अब यहाँ पे WSM की मदद से देख लो, FB इक्वल टू हो जाएगा, LSM में तो सेम वही फार्मूला 2.5 kb, बस बियरिंग WSM, क्योंकि रिवेट का अधिकतर क्वेश्चन आता है तो WSM ही लगता है, तो WSM की मदद से क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ होगा सिग्मा BP, परमिसिबल स्ट्रेंथ की जगह आ जाएगा सिग्मा BP इंटू अगेन एरिया वही, तो एरिया निकालने का सेम तरीका D इंटू T मिनिमम, सेम वही जो हम लोग अभी बोल्ट में सीखे हैं, तो ये बियरिंग स्ट्रेंथ निकल आएगा। सिग्मा SP मतलब परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो ये यहाँ पे दिया है, परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रिवेट्स, तो अकॉर्डिंग टू WSM 2 तरह के रिवेट्स हो सकते हैं, पावर ड्रिवेन या हैंड ड्रिवेन, मतलब एक तरह से मशीन के द्वारा आप रिवेट लगा रहे हो या हैंड के द्वारा, तो उसमें 3 स्ट्रेसेस, एक्सियल टेंशन, शेयर स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। तो पावर ड्रिवेन में 100 100 300 एकदम रटना है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो पावर ड्रिवेन में वर्कशॉप रिवेटिंग हो रही है, आप एक सिक्योर कंडीशन में कर रहे हो, तो पावर ड्रिवेन में 100 100 300। अगर हैंड ड्रिवेन की बात करें कि हाथ से कर रहे हो तो थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहेगी, 80 80 250। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लें इसको, देखो थोड़ा सा मैंने रटने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी याद किया है कि 100 100 300, 100 100 का 3 गुना 300 है, 80 80 का 3 गुना 240 होता है, लेकिन यहाँ 250 है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो पावर ड्रिवेन, हैंड ड्रिवेन, ये याद रखे रहना, और ये वर्कशॉप रिवेटिंग के लिए है। फील्ड रिवेटिंग में क्या होता है, अब आप फील्ड पे जा रहे हो तो आप खुद समझो कि वर्कशॉप में कर रहे थे एक सिक्योर कंडीशन में, अच्छे इन्वायरमेंट में कर रहे थे, फील्ड में गए तो और हैज़ार्ड इन्वायरमेंट कर रहे हो तो 10% घट जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस 10% घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवेट भी हो गया ख़त्म। अब अगला लेक्चर हमारा वेल्डेड का है। अपना फीडबैक आप लोग दीजिएगा कैसा रहा। रिवेट में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने रिवेट में कुछ छोड़ा है। रिवेट में बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि WSM से कैसे आता है, बस परमिसिबल स्ट्रेंथ में चेंज आया है, बाकी एरिया वही है। वहाँ पे क्या होता था याद करिए, शैंक एरिया या थ्रेड एरिया बोल्ट के केस में, क्योंकि यहाँ रिवेट पूरा का पूरा होल को कवर कर ले रहा है, तो यहाँ पे π/4 d0 स्क्वायर। यहाँ 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर 2 जगह, यहाँ पे हमको 2 जगह शेयर प्लेन मिल रहा है, कि ये एक ये, तो 2 टाइम्स हो गया। बियरिंग स्ट्रेंथ में सेम वही D इंटू T मिनिमम, बस सिग्मा BP है। सिग्मा BP की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी, सिग्मा SP की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। वर्कशॉप रिवेटिंग है तो 100 100 300, पावर ड्रिवेन के लिए 80 80 250, हैंड ड्रिवेन के लिए, एफिलिएट रिवेटिंग के लिए 10%। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। रिवेटेड कनेक्शन हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो मुझे लगता है छोटा ही सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसमें थोड़ा क्लॉज वगैरह है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये सेंट्रिक कनेक्शन थोड़ा सा हम लोग को डिटेलिंग में थोड़ा सा देखना पड़ सकता है, लेकिन ये भी वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।